नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं TCH। सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त टिप्पणी दे दी है और ये टिप्पणी है UAPA को लेकर के। चेन्नई में 24 मई 2024 को कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था और कहा गया था कि वो भारत में इस्लामिक कल्चर को स्थापित करना चाहते हैं, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को नष्ट करना चाहते हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला कितना भी गंभीर हो, लेकिन संविधान और कानून को दरकिनार नहीं किया जा सकता। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी कर दिया है, पुलिस की गिरफ्त से उन्हें बाहर कर दिया है और ये कहा है कि आरोप भले उन पर हों, लेकिन आप जांच कर सकते हैं, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस पूरे मामले के लिए सीधा चलते हैं हम। हमारे साथ हैं अशोक कुमार पांडे सर। सर, ये खबर जो अब निकल कर आ रही है, इससे बहुत सारे लोगों पर जो UAPA कानून का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, लोगों को आस तो जगी है, लेकिन क्या होगा इसमें कुछ? देखिए, पहले तो मामले को समझना पड़ेगा। एक चीज देखनी पड़ेगी कि सोशल मीडिया पर किसी ने कुछ लिखा और आप उसको उठा लेते हैं। क्या सोशल मीडिया पर लिखना जो है वो वाकई देशद्रोह है? क्या केवल लिखने की वजह से कोई देशद्रोह है? अगर ये साबित नहीं होता है कि उस लिखने की वजह से कोई हिंसा फैली, अगर ये साबित नहीं होता है कि उस लिखने की वजह से सांप्रदायिक वैमनस्य फैला, तो फिर वो किस तरह से UAPA के तहत आता है, ये समझना मेरे लिए भी मुश्किल है और शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए भी वो समझना मुश्किल है। दूसरा, ये मामला चेन्नई का है। जी। इस बात को भी देखिए कि ये योगी जी का मामला नहीं है या फिर किसी BJP शासित प्रदेश का मामला नहीं है। ये मामला चेन्नई का है और चेन्नई की साइबर क्राइम पुलिस ने इस मामले में पकड़ा है। अब मेरा एक सवाल है, मैं मान लेता हूं कि चेन्नई की जो साइबर क्राइम पुलिस है उसकी बात बिल्कुल सही है, मान लेता हूं मैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है तो मैं कौन होता हूं मानने वाला, लेकिन मान लेते हैं NIA को कहा गया है उसकी जांच करने के लिए, तो जाहिर तौर पे कुछ ना कुछ गंभीर ऐसा होगा जिसकी वजह से NIA को जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो मैं किसी कोर्ट में नहीं खड़ा हूं, आप किसी कोर्ट में नहीं खड़े हैं, यहां पर बैठकर जज बनकर हम कोई फैसला तो दे नहीं सकते। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति को आज तक NIA ने या फिर CBI ने या फिर किसी प्रदेश की साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया जो दूसरी तरफ से ऐसे पोस्ट कर रहा था, जो मुसलमानों से नफरत फैलाने वाली पोस्ट कर रहा था? क्या वो देश तोड़ना नहीं है? जो मुसलमानों को इस देश से निकाल दो, कल भी हमने बात की थी, हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहा है, क्या वो देशद्रोह नहीं है? मेरा सवाल बहुत साफ है। देखिए, मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूं कि मेरे सामने चाहे वो हिंदू कट्टरपंथ हो, चाहे इस्लामिक कट्टरपंथ हो, चाहे ईसाई कट्टरपंथ हो, चाहे सिख कट्टरपंथ हो, मैं हर तरह के कट्टरपंथ का विरोधी हूं। तालिबान मंत्री यहां आए थे, जो कुछ उन्होंने हरकत की, महिला पत्रकार को देख के सर झुकाया, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने लिखा उस पर। बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत महानता बताया, तालिबानी शासन की तारीफ की, मैं नहीं कर सकता। मैंने सीधे सीधे उसको कंडेम किया कि भाई, अगर हमें हिंदुस्तान के अंदर संविधान चाहिए तो फिर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान कैसे चाहिए? यहां पर संविधान, वहां पर तालिबान, ये तो हो नहीं सकता। महिलाओं के साथ जो कुछ उन्होंने किया है, बच्चों के साथ जो कुछ किया है, सारी संस्थाओं को जिस तरह से एकदम महिलाओं से मुक्त कर दिया है, महिलाओं की लिखी किताबें तक नहीं पढ़ाई जा रही। जब पूछा गया महिला शिक्षा का तो मदरसों का सिर्फ नाम लिया उन्होंने, मॉडर्न एजुकेशन है नहीं। तो इस तरह के कट्टरपंथ को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इस मामले में बहुत क्लियर है। तो एक मिनट सुन लीजिए, अगर मान लीजिए कि ये जिनकी बात की जा रही है, हमीद हुसैन, अहमद मंसूर, अब्दुल रहमान और जो भी लोग हैं, अगर इन लोगों ने कट्टरपंथ फैलाने की कोशिश की है तो जो विधि सम्मत होता है कार्रवाई वो की जाए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि इतने लोग कोई बाबा बनकर, कोई IT सेल का ट्रॉल बनकर, हैदराबाद की बात है, वहां T राजा जो विधायक हुआ करते थे भाजपा के, मुसलमानों का गला काटने की कोई बात कर रहा है, कोई उनको जड़ से मिटा देने की बात कर रहा है, कोई उनको पाकिस्तान भेज देने की बात कर रहा है। कब उन पर कार्रवाई होगी? जब आप उन पर कार्रवाई करेंगे, उनमें से कुछ के ऊपर UAPA लगाएंगे। हालांकि मेरा मानना है कि UAPA रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में लगाना चाहिए। हर मामले में UAPA को जो मूंगफली बना दिया गया है वो कोई अच्छी बात नहीं है। पहले से ही हमारे संविधान में उसके लिए पर्याप्त निराकरण है और उनके अनुसार से उनके ऊपर केस करके जिस दिन आप गिरफ्तार करेंगे, मैं कहूंगा ठीक है, इनको भी गिरफ्तार कीजिए, उनको भी, दोनों को। सर, इसी में एक सवाल ये भी उठता है अब कि जब यह बात सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सुंदरेश जी और जस्टिस पंचोली जी ने कहा कि अब संविधान के कानून को भी ध्यान में रखना होगा, सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आप किसी को ऐसे परेशान नहीं कर सकते,
उमर खालिद और शर्जील इमाम पर भी यही मामला चल रहा है, उन पर तो चार्जशीट भी नहीं है। तो क्या इस टिप्पणी का कुछ असर पड़ेगा? क्या कुछ? देखिए, यूएपीए का मैं एकदम साफ कह रहा हूं कि इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निपटाने और मुसलमानों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। उमर खालिद, शर्जील इमाम और बाकी लोगों को तो 5 साल हो गए। अभी सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया और उनकी पत्नी को यह पता नहीं था कि किस मामले में गिरफ्तार किया गया। उनका दोष क्या था यही नहीं पता है। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो 1 महीना पूरा हो गया सोनम वांगचुक को जेल में गए। अब एक आदमी 1 महीना जेल में रह गया, लोग भूल गए, कहीं बात नहीं हो रही है, कोई वीडियो नहीं बन रहा, कहीं कुछ नहीं। बीच बीच में हम लोग सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं, कुछ लेह लद्दाख के लोग लिखते हैं। और इस 1 महीने में ना आपको, ना हमको, ना सोनम की पत्नी को यह पता चला है कि आखिर वो किस अपराध में गिरफ्तार किया। तो ये जो पूरा का पूरा खेल चला, और ये वही सोनम वांगचुक हैं जो नरेंद्र मोदी के समर्थक हुआ करते थे। ये वही सोनम वांगचुक हैं जिनका हमारी सरकार जो है वो जबरदस्त अभिनंदन किया करती थी। लेकिन एक मुद्दा उन्होंने उठाया, अपने लद्दाख को उन्होंने आदिवासी इलाके का, आदिवासी संप्रभुता की मांग कर दी, और देश के भीतर तिरंगे झंडे के नीचे। और वो राष्ट्रद्रोही हो गए और उनके ऊपर केस हो गया, 1 महीने अंदर चले गए। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है इसको समझने के लिए। तो इस मामले में तो मैं बिल्कुल क्लियर हूं। ये जो स्पेसिफिक मामला आपने उठाया, इसकी बात तो आगे तय होगी, लेकिन इस मामले में भी बिल्कुल क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये यूएपीए लायक मामला नहीं था। तो बाकी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। ये ज्यादातर मामले ऐसे हैं जिन पर अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसे ही देखा होता तो इन ज्यादातर मामलों में यूएपीए लगाने का बेस ही गलत निकलेगा। वैसे ही जैसे ईडी रेड करती है 100 जगह तो 2 जगह केस कर पाती है जी, लेकिन परेशान तो 98 होते हैं ना बचे हुए जी। तो चलिए दर्शकों, आ जाते हैं आपके सवाल पर, सवाल जवाब पर। और बहुत 2 सवाल आए हैं, बहुत साधारण से सवाल हैं, लेकिन ये है कि जनता ये ज़रूर उम्मीद करती है हमारे शो में कि सर उसका वाजिब जवाब देंगे। महमूद आलम ने पूछा है, क्या कोई संवैधानिक संस्था संविधान के अनुसार काम कर रही है? अगर नहीं तो हमारा संविधान इतना बेबस, लाचार और कमज़ोर क्यों है? महमूद आलम जी को हमारी तरफ से नमस्कार, सलाम। बड़ा सवाल है ये, और ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब बहुत आसान नहीं है। मैंने कल के वीडियो में एक बात कही थी कि जब लोगों का दिमाग हैक कर लिया जाता है तो बाकी सब अपने आप हैक हो जाता है। धर्म के नाम पर जो नफरत फैलाई गई है, राष्ट्रवाद की झूठी घुट्टी, जिसमें जो सरकार के खिलाफ है वो एंटी नेशनल है, जो सरकार के समर्थन में है वो नेशनल है, ये सब करके जनता को ऐसा उलझा दिया गया है कि जनता इसी में मस्त है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसके संवैधानिक अधिकार, उसका जीने का अधिकार, ये सारा कुछ इसकी आड़ में छीन लिया जा रहा है। इसीलिए संस्थाओं पर जब कब्जा हो रहा है तो कोई बड़ा विरोध नहीं हो रहा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही हैं, लोग कहते हैं सड़क पर उतरिए। अरे भाई, सड़क पर वो तब उतरेंगी जब लोग उनके साथ खड़े होंगे। अकेले सड़क पर उतर के मिलेगा क्या? तो मेरा तो इतना ही कहना है कि ये नफरत का राज जब तक चलेगा तब तक संस्थाओं का दोबारा मजबूत होना आसान नहीं है। अब जहां एक तरफ सर बात होती है कि अडानी का शब्द प्रयोग नहीं करना, नाम नहीं प्रयोग करना, लेकिन एक आम जनता भी अडानी को लेकर के अब सीरियस हो गई है। बिल्कुल। सवाल बहुत छोटा सा है कि आखिरकार सरकार अडानी की पक्षकार क्यों बनी हुई है? अन्नपूर्णा देवी जी का सवाल है। अन्नपूर्णा देवी जी को भी मेरा नमस्कार, अगर आप ये भी प्रोग्राम देख रही हो, और जरूर देख रही होंगी। अब सरकार अडानी की पक्षकार क्यों बनी हुई है? क्योंकि सरकार हमारी आपकी पक्षकार नहीं है। सरकार को अडानी से लाभ होता है, इसलिए अडानी को सरकार से लाभ होता है। सरकार को अगर हमारी आपकी चिंता होती तो वो हमारे आपके बारे में सोचती, अडानी के बारे में नहीं सोचती। और मैं जानता हूं इस सवाल का जवाब आप भी जानती हैं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। ये सवाल पूछे जाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम सवाल पूछना भूल गए हैं, हमारे पत्रकार सवाल पूछना भूल गए हैं। दरअसल इससे बड़ी चिंता ये है कि हमारे जो पत्रकार हैं वो सरकार के पक्षकार बन गए। तो आमने सामने कार्यक्रम में आज बात हम कर रहे थे सर से कि यूएपीए कानून को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है कि संविधान और कानून को दरकिनार नहीं किया जा सकता, और इस मामले में उन्होंने सुनवाई करते हुए जो आरोपी चेन्नई से गिरफ्तार किए गए थे एनआईए के द्वारा, उनको पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहने का आदेश पारित किया है। क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? आप क्या सोच रहे हैं? सवाल जवाब का सिलसिला इसी तरह जारी रखिए। देखते रहिए द क्रेडिबल हिस्ट्री और द क्रेडिबल न्यूज़ दोनों पर, और हम आमने सामने होते रहेंगे, सर के साथ समय समय पर आते रहेंगे और आपके सवालों का जवाब भी देंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।